हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी में। आज हम एक नया ट्रायल शुरू कर रहे हैं आपके लिए। नियरेस्ट एग्ज़ाम हमारा एनटीपीसी है, जिसमें साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और साइंस में भी बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इस कारण से हमने डिसाइड किया कि जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्रदान किए जाएँ। क्योंकि जो हमारा ये एग्ज़ाम है रेलवे का नियरेस्ट एग्ज़ाम, सबसे पहला एग्ज़ाम जो होने वाला बड़े लेवल पे, ये मल्टीपल चॉइस होता है। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन किसी टॉपिक से बन सकते हैं और कितना घुमा सकते हैं। हम हार्डेस्ट लेवल से लेकर एकदम लोवेस्ट लेवल तक जाएंगे, एकदम ईजीएस्ट लेवल तक। प्रयास हमारा यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर प्रोवाइड किया जाए और टॉपिक पूरा क्लियर करा के, ताकि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो आपको बताए जा सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। इससे रिलेटेड आपको डिटेल से जानकारी चाहिए तो आप हमारे फर्स्ट स्टेप एकेडमी पे जा सकते हैं। आप उसमें देखेंगे पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड, जो भी उसमें मैटर पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं कैसे क्वेश्चन उसमें बनेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के किस भाग द्वारा किया जाता है। यानी मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है, यानी हमारे शरीर में जो हम पढ़ते हैं कि ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, पर ब्लड का जो निर्माण होता है कई कंपोनेंट से मिलकर बनता है। जैसे आरबीसी होती है, उसमें डब्ल्यूबीसी होती है, ब्लड प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट से सारी चीज़ें मिलने के बाद संयुक्त रूप से ब्लड बनाते हैं। पर ये पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट केवल ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। तो इसका आंसर है आपका आरबीसी। आरबीसी हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, यानी शरीर के अंदर जो जो भी हमारे पार्ट हैं ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का कार्य करता है। जबकि यहाँ डब्ल्यूबीसी जो दूसरा ऑप्शन है, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ब्लड प्लाज्मा हमारे शरीर में जो भी हमने खाद्य पदार्थ खाया है, पाचन होने के बाद जो पचता है, जो पाचक रस बनता है, उसको पूरी बॉडी में पहुँचाता है। और जो हमारे शरीर में हार्मोन का सर्कुलेशन होता है तो वह ब्लड प्लाज्मा के द्वारा होता है ब्लड के अंदर। और जो प्लेटलेट्स है, आपको पता है प्लेटलेट्स का जो काम होता है हमारे शरीर में, अगर कोई चोट घाव वगैरह लग जाता है तो ब्लड क्लॉट या रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य कौन करता है? आरबीसी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जीव शरीर के अंदर पचे हुए खाद्य पदार्थों का संचरण और परिवहन जिस माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं। यानी उस सिस्टम की बात पूछ रहा है आपसे कि जिसमें आपने खाना खाया और उसका पाचन होता है, पाचन के उपरांत वह पूरा जो पाचक रस है आपके बॉडी शरीर में वह कैसे पहुंचता है, किस सिस्टम के थ्रू पहुंचता है। तो आपको मैंने बताया कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा पहला वीडियो है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये इसका आंसर होगा परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो निर्माण होता है वह ब्लड, हार्ट और ब्लड वीसल से होता है। यानी आर्टरी और वेन, धमनी और सिराएं, धमनी और सिराओं के माध्यम से संपूर्ण रुधिर शरीर में हमारे रुधिर पहुंचता है। हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है और ब्लड हमारा मेन कंपोनेंट ही है जो पूरे सारे पदार्थों को शरीर को पहुंचाने का कार्य करता है। ब्लड के थ्रू सारे पदार्थ एक दूसरे से अंगों में पहुंचते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? परिसंचरण तंत्र। यानी परिसंचरण तंत्र का जो निर्माण होता है वह ब्लड, हार्ट और ब्लड वीसल से होता है। तीन कंपोनेंट होते हैं जो परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं और समस्त पदार्थों का परिवहन इन्हीं के माध्यम से होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? परिसंचरण तंत्र। पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला ऑप्शन हम बात कर लेते हैं। आपने जो भोजन खाया उसको तोड़ने की क्रिया पाचन हो गई। उत्सर्जन, आपने जो भोजन खाया उससे जो वेस्ट पार्ट बना, वेस्ट मटेरियल बना, वो शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया हो गई। और कंकाल तंत्र आपकी बॉडी में बना हुआ स्ट्रक्चर है हड्डियों का। तो इसका आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? ये एग्जाम में कई बार आया हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है परिसंचरण तंत्र की खोज वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने की थी, सी ऑप्शन। इन्होंने सन 1628 ईस्वी में इस तंत्र की खोज की थी। 1628 ईस्वी में उन्होंने बताया था कि बॉडी में जो पदार्थों का परिवहन होता है वह सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है। खोज किसने की? विलियम हार्वे ने। बी ऑप्शन है स्टार्लिंग। स्टार्लिंग शरीर में हार्मोन्स की खोज की थी, पादपों में हार्मोन्स की खोज की थी। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। शरीर में पहली कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो आपके दो ऑप्शन और हो गए इसके साथ। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारा, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अगर वीडियो देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा वीडियो सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें बताया गया है कि मानव शरीर में जो ब्लड होता है वो कैसे बनता है और कितनी मात्रा में ब्लड पाया जाता है, और यह मात्रा क्यों इतनी निर्धारित है। तो सिंपल सी बात है, इसका जो आंसर है सबको पता है, 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त पाया जाता है। अब इसको मैंने वहाँ वीडियो में भी समझाया, पर यहाँ समझ लीजिए, जो मानव शरीर का हृदय है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। और जो हमारा शरीर में जो ब्लड है, हार्ट पंप करता है, पंप करने के दौरान संपूर्ण शरीर में अशुद्ध रुधिर हार्ट में आता है, और पंप करने के दौरान शुद्ध रुधिर पूरे बॉडी में जाता है। तो जब एक बार हार्ट की पंपिंग प्रोसेस होती है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक संकुचन और शीतलन अवस्था होती है, उसमें केवल जो हमारा हार्ट है केवल 70 ml ब्लड जो है वह कंटेन करता है। यानी एक बार में केवल 70 ml ब्लड एक पंप के दौरान बॉडी से अंदर लाता है और शरीर के बाहर ले आता है। आप अगर इसको इंटू करोगे कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है औसतन और 70 ml ब्लड जाता है, आप इसको इंटू करो तो आपका आंसर आएगा कितना? 5040 ml। ये ml में है, मिलीलीटर। अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करो तो आपको यहाँ आंसर आएगा कितना? 5 से ऊपर और 6 से कम। तो लगभग इसका आंसर क्या होगा? 5 से 6 लीटर। तो आपके मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, और यही रक्त लगातार अशुद्ध और शुद्ध होता रहता है और हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेट होता रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे बढ़ते हैं। किसी जीव की आरबीसी में केंद्रक, या इंग्लिश में बोले न्यूक्लियस, पाया जाता है। यानी किस जीव में के शरीर में केंद्रक पाया जाता है आरबीसी के अंतर्गत? तो समझने वाली बात है, जो मनुष्य की आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, लाल रक्त कणिका बोलते हैं, क्योंकि मनुष्य या जीवों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। जहाँ केंद्रक होता है वह कोशिका का भाग कहला जाता है। केंद्रक तो वह कोशिका कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऊँट है, ए। यहाँ इंसान की बात नहीं हो रही है। 4 ऐसे जीव हैं, तो आपको मैंने बताया जो जीव होते हैं, इंसान होते हैं, मैमल्स स्तनधारी होते हैं, उनकी जो आरबीसी होती है वो लाल रक्त कणिका कहलाती है, ना कि लाल रक्त कोशिका। कई किताबों में आपको लाल रक्त कोशिका दिखती है। तो अगर एक कोशिका हमने बनाई, कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक की बात हो रही है, तो वह कहला जाती है कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका होनी चाहिए, पर हमारी क्या है? लाल रक्त कणिका, क्योंकि हमारी जो कणिकाएँ होती हैं, कार्पसेल्स होती है, आरबीसी होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और जहाँ केंद्रक नहीं पाया जाएगा और किसी जीव के शरीर में केंद्रक पाया जाएगा तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। पृथ्वी पर ऊंट और लामा 2 ऐसे जीव हैं। ऊंट के बाद एक और है लामा। ऊंट और लामा 2 ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इनकी जो आरबीसी कहलाती है रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि कोशिका हो गई वो, और हमारी होती लाल रक्त कणिका, क्योंकि हमारी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अस्थि यानी बोन की बात हो रही है, आपकी कोई भी हड्डी की बात हो रही है। एक अस्थि को दूसरी अस्थि यानी दूसरी बोन से जोड़ने यानी जॉइंट का कार्य किस ऊतक टिश्यू की सहायता से होता है? समझने वाली बात है। हमारी एक हड्डी है हाथ की, बड़ी हड्डी जो मसल्स कैप होती है, ह्यूमरस को हाथ के टखनों के नीचे पाई जाने वाली रेडियस और अल्ना। वीडियो देखोगे बिल्कुल प्रॉपर समझाया गया है, आप वीडियो जरूर देखें ताकि आपको आसानी हो सके क्वेश्चन करने में। तो रेडियस और अल्ना को ह्यूमरस नामक हड्डी से जोड़ने का कार्य, टखनों से जोड़ने का कार्य कौन करते हैं? लिगामेंट करते हैं। 2 हड्डियों के बीच में संख्या काफ़ी लाखों की संख्या की मात्रा में लिगामेंटेड स्नायु ऊतक पाए जाते हैं। यही ऊतक जो होते हैं दोनों हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात हो रही टेंडन, ये कांड्रा ऊतक की। तो टेंडन या कांड्रा ऊतक जो होता है हमारी त्वचा को अस्थियों से जोड़ने का कार्य करता है, यानी अस्थियों या हड्डियों को मांसपेशियों से, त्वचा की मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य। तो आप देखते हो कि हमारी जो हड्डियां हैं, जब हम वयस्कावस्था में रहते हैं या शुरुआती अवस्था में रहते हैं, तो हमारी जो स्किन रहती है वह आपकी अस्थियों से जुड़ी हुई होती है। अब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, वृद्धावस्था की ओर आप जाते हो, तो आप देखते हो कि स्किन आपकी हड्डियों को छोड़ देती है और ये लटकने लगती है, क्योंकि टेंडन या ऊतक जो है, टेंडन या कांड्रा ऊतक, वो एक समय के बाद समाप्त होने लगते हैं। ठीक है, दूसरा है मसल्स टिश्यू या पेशी ऊतक। यह एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। लिगामेंट ही होते हैं 2 अस्थियों के बीच में जो एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपका, आरबीसी का कब्रगाह ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? यानी बात यहाँ ये हो रही है कि आरबीसी का विघटन और समापन शरीर के किस अंग में होता है? तो मुख्यतः जो इसका आंसर है प्लीहा होता है, स्प्लीन होता है, क्योंकि एक आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। 120 दिन जीवन काल पूर्ण करने के बाद हमारे शरीर में रक्त का निर्माण करती है। जब ये पूर्णतः अपना जीवन पूर्ण कर लेती है, उसके बाद जब वृद्ध हो जाती है तो स्प्लीन जो होता है, ये प्लीहा, इसको पकड़ के मार देता है। सेम ऐसे ही कुछ कार्य यकृत द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है कि अगर कोई आरबीसी 120 दिन का काल नहीं पूरा कर पाती है, 30 से 40 दिन के अंदर ही वह कहाँ पहुँच जाती है? आपकी स्प्लीन में। तो स्प्लीन उसका सिलेक्शन करता है कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है, ब्लड का निर्माण नहीं करेगी, और ब्लड का निर्माण नहीं करेगी तो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो सकता। तो स्प्लीन उस आरबीसी को भी पकड़ के मार देती है, अर्थात वृद्ध होने वाली आरबीसी भी यहीं समाप्त होती है स्प्लीन में, और आपकी कम आयु वाली भी आरबीसी यहीं समाप्त होती है। यानी इनकी मौत कहाँ होती है? स्प्लीन में। कुछ कार्य लीवर द्वारा होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। यकृत और प्लीहा को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। और अगर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आपको आंसर क्या लगाना? प्लीहा या स्प्लीन। अगर दोनों में से एक ऑप्शन मिल रहा है तो आपको दोनों मैंने बता दी है, ठीक है। दोनों कंडीशन आपकी समझा दी गई है, वीडियो देख के आप और आसानी से समझ सकते हैं। हीमोग्लोबिन, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, के केंद्र में पाया जाता है। यानी यहाँ यह बात हो रही है कि हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के शरीर का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये दो वर्डों से बना हुआ है। हीमो जो होता है वह आयरन होता है, Fe होता है, और जो ग्लोबिन होती है वह एक प्रोटीन होती है। तो आपको दिख रहा है कि हीमोग्लोबिन में मैंने आपको कौन सा बताया, कौन सी धातु पाई जा रही है? आयरन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो हीमोग्लोबिन, आपको पता होगा कि जो आयरन होता है, आयरन एक प्रोसेस करता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्रिया होने के बाद किसी भी चीज़ का रंग वो लाल कर देते हैं। जैसे लाल मिट्टी आपने सुना होगा, उसमें आयरन ही पाई जाती है। आयरन ऑक्साइड होने के कारण प्रोसेस होने के बाद मिट्टी का रंग भी लाल हो जाता है। तो मनुष्य की जो आरबीसी होती है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है आयरन धातु, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, उससे हमें मतलब अभी नहीं है यहाँ। तो ये जो आयरन होता है, आयरन ऑक्साइड की प्रोसेस करने के कारण आरबीसी का रंग लाल करता है, और आरबीसी के द्वारा ही आपके शरीर में रक्त का निर्माण हुआ है। तो रक्त का रंग इसी कारण क्या होता है? लाल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी आरबीसी किस जीव की होती है? यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले कौन सा ऐसा जीव जिसकी सबसे बड़ी आरबीसी होती है? तो इसका आंसर है अफ्रीकी हाथी की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी जो आरबीसी होती है वह पृथ्वी पर हिरण की होती है। और हिरण अगर थोड़ा सा घुमा दे तो आपको बोलना है जो मृग मारीचिका वाला हिरण होता है, कृष्ण मृग जिसे बोलते हो आप, कृष्ण मृग इसका आंसर होता है। तो अगर कृष्ण मृग नहीं मिल रहा है, कोई भी मृग मिल रहा है, हिरण मिल रहा है, तो आपको आंसर हिरण लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के बड़े अघुलनशील अणुओं को पानी में घुलनशील छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना क्या कहलाता है? तो आप देखेंगे इसके पहले मैंने आपको इसके बारे में बताया है कि आपने जो खाना खाया, आपने बड़े बड़े पदार्थ, बड़े बड़े अणु आपने हाथों में बनाए, उसकी संरचना बनाई और आपने सीधे निगल लिया उसको। तो आपके दांतों के द्वारा सबसे पहले उसको छोटा किया था, तोड़ा जाता है। तो यहाँ बात हो रही वह प्रक्रिया, यानी भोजन के बड़े अणु जो आपने खाए सीधे मुंह के द्वारा, तोड़ के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। तो इसमें सिंपल से समझना है, इसका आंसर है डाइजेशन की बात हो रही है, पाचन की बात हो रही है। पाचन की परिभाषा कि भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में जल और एंजाइम की सहायता से तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। यानी वहाँ पानी होना चाहिए और एंजाइम होना मस्ट है। एंजाइम के बिना पाचन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो आपको पता है मानव शरीर जो होता है 60 से 70% रक्त से ही, मतलब जल से ही बना होता है, पानी होता है, और एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। आहार नाल के अन्य भागों में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो पदार्थों को तोड़ने का कार्य करते हैं और पाचन क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, पाचन। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल्स का आकार कैसा होता है? ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये उत्तल होता है, अवतल होता है, उभयावतल होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, बायकॉनकेव। तो जो मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स है, इसका आकार कैसा होता है? उभयावतल। ये बायकॉनकेव होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी।
फिर अगर आपसे पूछा है WBC का आकार कैसा होता है, WBC अमीबा की भांति होती है। प्लेटलेट्स का आकार कैसा होता है, तो प्लेटलेट्स प्लेट की भांति होती है, पटेलिका की संरचना होती है उसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, एरिथ्रोसाइट के नाम से किसे जाना जाता है। तो मनुष्य के शरीर में एरिथ्रोसाइट के नाम से हम RBC को जानते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, RBC। इसका आंसर हो जाएगा RBC को ही वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक नेम में RBC को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, जबकि WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। वीडियो में आप देखोगे सारे नाम बताए गए हैं, क्या साइंटिफिक नेम है सबके। तो इसका आंसर क्या हो गया, RBC। अगला प्रश्न आपका, रक्त प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के संगठन में किस कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिकता होती है। यहाँ सिंपल समझना है, जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा होगी, यहाँ बात हो रही है उसकी। एक्चुअल में क्या होता है, रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा होती है जल की। सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, जल। और इसके साथ होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि इसका निर्माण कैसे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलने के बाद होता है। अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल फिर बनाते हैं प्रोटीन शरीर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा में कार्बनिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन। अकार्बनिक पदार्थ की बात हो जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल, क्योंकि H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ है, कार्बन यहाँ नहीं है। तो इसका आंसर हो गया C। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम के निर्माण में किसका सहयोग नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया, जो पहले समझा भी दिया अभी, कि जो मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है मुख्यतः। वो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, रुधिर, हृदय और रक्तवाहिकाएं। अब इसमें आप देख रहे हो अलग क्या है, फेफड़े, लंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा, लंग्स, क्योंकि यह शरीर में परिसंचरण तंत्र की क्रिया करने में मदद नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रक्त का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है, यकृत, लीवर, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, हृदय, हार्ट, वृक्क, किडनी। तो इसको आप वीडियो देखोगे तो वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से बताया कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है मानव शरीर में, और किस किस कंपोनेंट के थ्रू होता है, और क्या क्या हेल्प होती है। तो आप मानव शरीर में जो इसका आंसर अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि की बात हो रही है, अस्थि यानी हड्डी, और मज्जा यानी मैरो, यानी ये सिंपल से मैं यहाँ बोन बना दे रहा हूँ। आप यहाँ देख रहे होगे ये तरल पदार्थ, जो फ्लूइड पदार्थ होता है उसे बोन मैरो कहा जाता है। अस्थियों के बीच में पाया जाने वाला तरल पदार्थ ये 2 प्रकार का होता है, एक होती है लाल अस्थि मज्जा, एक होती है श्वेत अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा के द्वारा RBC का निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण होता है, और श्वेत अस्थि मज्जा के द्वारा WBC का निर्माण होता है। ये सब मिलने के बाद, ब्लड प्लाज्मा के साथ मिलने के बाद आपके संपूर्ण रक्त का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोन मैरो या अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के रक्त का pH मान कितना होता है। तो मानव शरीर के रक्त का जो pH मान होता है उसका आंसर है 7.4। ये बहुत बेसिक से प्रश्न, बहुत बार आता है। अब pH मान क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता किसी पदार्थ में जितनी होती है उसके आधार पर हम उसका pH मान निर्धारित करते हैं। ठीक है, pH स्केल होती है एक, ये 0 से 7 और 14, यहाँ 3 इसके भाग बांटे गए हैं, 0 से 7 और 7 से 14। 0 से 7 के बीच में अगर कोई आपके पदार्थ हाइड्रोजन की सांद्रता आती है तो वह कैसा हो जाता है पदार्थ, अम्लीय। 7 में होता है उदासीन, और 7 से ऊपर जब होता है कोई भी चीज़ तो वह हो जाती है क्या, क्षारीय। तो आपको दिख रहा होगा 7 से ऊपर 7.4 है। तो ये अगर पूछा जाए मानव शरीर का जो रक्त होता है वह कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति का, उदासीन प्रकृति का। तो आपको दिख रहा है 7 भी नहीं, 7 से ज़्यादा है, 14 से कम, तो क्षारीय प्रकृति का होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त प्लाज्मा के द्वारा संपूर्ण रक्त का कितना भाग निर्मित होता है। तो आपको पता है कि हमारे जो रक्त का निर्माण होता है बेसिकली 2 मुख्यतः कंपोनेंट होते हैं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा होते हैं ब्लड कॉर्पस सेल्स, यानी कणिकाएँ। तो जो रक्त प्लाज्मा होता है वह लगभग 60 से 65% रक्त का निर्माण करता है, और बाकी जो 40 से 45% भाग है वह निर्मित करती है हमारे शरीर में RBC, WBC और प्लेटलेट्स।
तो ये तीनों मिलने के बाद 40 से 45% संपूर्ण रक्त का निर्माण करती, बाकी 55 से 60% भाग होता है रक्त प्लाज्मा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, रक्त प्लाज्मा में 55 से 60%। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में हार्मोन्स का परिवहन रुधिर के किस भाग के द्वारा होता है? अभी हमने बात की थी कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के किस भाग से होता है, तो इसका आंसर था आरबीसी। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हार्मोन्स का परिवहन कौन सा पार्ट करता है। तो आपको मैंने पहले समझा दिया है कि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करती है, डब्ल्यूबीसी आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है, इम्यून सिस्टम बढ़ाती है, ब्लड प्लाज्मा आपके शरीर में पचे हुए पदार्थ और हार्मोनों का परिवहन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, और प्लेटलेट्स के द्वारा रक्त का थक्का जमता है। वीडियो देखें, डिटेल से सारी जानकारी मिलेगी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया, आपको पसंद आएगा, ज़्यादा जानकारी मिलेगी। फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी हमारे शरीर में 1 लाख प्रति 1 लाख घन मीटर की बात हो रही है, सॉरी प्रति 1 वर्ग मिलीमीटर की बात हो रही है, ठीक है, घन की बात हो रही, प्रति घन मिलीमीटर समझना है। यहाँ प्रति घन की बात हो रही है, नहीं क्यूब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अगर हम इसको क्यूब मानते हैं उसमें कितनी आरबीसी और कितनी डब्ल्यूबीसी शरीर में पाई जाती है, तो समझना है कि प्रति घन जो मिलीमीटर है, हमारे शरीर में आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या लगभग 4.5 से 5.5 लाख होती है, ठीक है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है प्रति घन में, ये होता है हमारे शरीर में लगभग 5000 से 9000। तो आपको दिख रहा होगा इनके में संख्याओं का बहुत बड़ा अंतर है, तो इसका आंसर होगा आपका बी, 600 आरबीसी के सामने मनुष्य के शरीर में 1 डब्ल्यूबीसी होती है, 600 के अनुपात में 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपका, शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? शरीर का रक्त बैंक, रुधिर कहाँ सबसे ज़्यादा संचयित होता है जो आपके इमरजेंसी कंडीशन में काम आता है? ऑप्शन है आपके लिवर, स्प्लीन, हार्ट और वृक्क किडनी। तो आपको मैंने थोड़ा समझाया है स्प्लीन के बारे में, इसका आंसर है स्प्लीन। स्प्लीन का काम होता है मनुष्य के शरीर में आई हुई आरबीसी का सिलेक्शन करना, जो आरबीसी ब्लड का निर्माण करती है उसको आगे बढ़ने देती है, बाकी उसको मार देती है। स्प्लीन हमारे शरीर में ब्लड बैंक का काम करती है। हमारे शरीर में जो 5 से 6 लीटर रक्त की ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा भी स्प्लीन कुछ मात्रा में रक्त का स्टोर अपने पास रखती है। इमरजेंसी कंडीशन में जैसे आपके शरीर में कोई रक्त का स्त्रावण ज़्यादा हो गया, तब ताकि स्प्लीन के द्वारा हार्मोन्स की क्रिया के दौरान आपके शरीर को रक्त की पूर्ति हो सके, तो स्प्लीन हमारा आंसर है और शरीर का ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न था और सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 1 से संबंधित है। हमारे वीडियो फर्स्ट स्टेप एकेडमी नामक चैनल में यूट्यूब में पड़े हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आप उसको देखोगे, आप ऑप्शन सही लगा पाओगे, आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और हम उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।